नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आर्यस जंक्शन पर। दिनांक 14 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स को लेकर के तो एक एक करके पीछे के करंट अफेयर्स में कवर करता जा रहा हूं। तो आज की कक्षा में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम बात करेंगे वो आपके सामने है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लें, जिसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको बहुत से स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ जिनमें आपको बहुत ही बढ़िया आपके जो पाठ्यक्रम विषयक जानकारी है वो मिलती है। तो आप उसका लाभ जरूर उठाएं। चलिए तो शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इन कुछ प्रमुख प्रश्नों पर, जो कि हो सकता है आपकी परीक्षा में आपको कुछ प्रश्न दे जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे आज हम एसबीएम शहरी 2.0 स्वच्छ भारत मिशन का जो अगला वर्जन है उस पर, क्योंकि यहां से मुझे उम्मीद है कि इस बार की परीक्षा में, मेंस परीक्षा में आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश और 5 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। आगे बढ़ते हुए हम संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास, युद्ध अभ्यास, जो कि भारत और अमेरिका के बीच आयोजित हो रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जहां से आपको मेंस में प्रश्न बनने की बहुत संभावनाएं हैं। और इसके साथ साथ गैर विषाक्त सक्रिय कार्बन के लिए चाय और केले के कचरे का इस्तेमाल कैसे किया गया है उस पर हम बात करेंगे। कुछ टर्म्स इसमें से निकालेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन शहरी। प्रधानमंत्री द्वारा जो है लाल किले से 15 अगस्त 2014 को एक घोषणा की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि गांधी जी के सपने को देखते हुए 2019 तक देश को स्वच्छ बनाना है, जो कि 150वीं जन्म शती वर्ष भी माना जाता है हमारे जो बापू हैं उनका। और उसी को मनाया गया और उसके लिए 5 साल तक प्रयास किए गए। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से बहुत से सर्वेक्षण किए गए, ओडीएफ घोषित किए गए। तो एक बहुत लंबी दूरी हम तय कर चुके हैं और अब उन चीज़ों को सस्टेन करने और उनमें और सुधार करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लॉन्च किया गया है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खुले में शौच से मुक्त के परिणामों पर जोर, सभी शहरों में ठोस कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण। क्या लिख रहा हूं मैं? वैज्ञानिक प्रसंस्करण, मतलब केवल साफ नहीं करना कचरे को, केवल सेग्रीगेट नहीं करना उसको, एक सही तरीके से जो मेथड्स वैज्ञानिक सुझाते हैं, मतलब जो सबसे बेहतरीन है उनका प्रयोग करते हुए उनको चेंज करना। और जनगणना 2011 में 1 लाख से कम आबादी वाले जो शहर हैं जिनको अमृत योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है, 1 लाख से कम अमृत योजना में 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में पेयजल की और सीवरेज लाइन की व्यवस्था की जा रही है। तो उनको, जो 1 लाख से कम आबादी वाले हैं, उनको अब स्वच्छ भारत मिशन में लिया गया है ताकि वहां पर अपशिष्ट जल के प्रबंधन पर जोर दिया जा सके। तो इन सभी उद्देश्यों को लेकर के 2025-26 तक स्वच्छ भारत मिशन को लागू रखा जाएगा 2.0 के नाम से। तो वर्जन 2.0 ये लाया गया है। हाल ही में इसकी घोषणा हुई थी, 1 अक्टूबर को इसको लॉन्च किया गया था, आपको पता हो तो इस पर एक विस्तार से जानकारी देने के लिए मैंने ये क्लास आज मैं ले रहा हूं। एसबीएम शहरी 2.0 के तहत वित्तीय परिव्यय जो होगा वो होगा आपका 36,000 करोड़ के करीब। ठीक है, केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में। एसबीएम यू 2.0 के लिए कुल 1,41,000 करोड़ होंगे। तो 36,000 करोड़ केंद्र सरकार देगी और बाकी पूरा पैसा लगभग होगा 1,41,000 करोड़ रुपए के करीब, जो कि हमारे लगभग जो रेवेन्यू सरकार को हमारे टैक्सेस से आ जाता है उसके करीब ये लगभग मान सकते हैं हम। इतना पैसा यहाँ पर खर्च किया जाएगा। जो साझेदारी है वो कुछ इस तरह से है, 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में 25:75। ठीक है, मतलब राज्य सरकार 25 और केंद्र सरकार 75। जो 1 से 10 लाख के हैं उनमें 1/3 राज्य सरकार और 2/3 केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, जो आपके 1/3 केंद्र सरकार के द्वारा और 2/3 राज्य सरकार के द्वारा। 1 लाख से कम आबादी वाले में दोनों बराबर बराबर पैसे देंगे। बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश में पूरा पैसा केंद्र देगा और विधानसभा वालों में 80% केंद्र जबकि 20% राज्य। तो केंद्र अनुपात राज्य है ये, ठीक है, याद रखना, केंद्र अनुपात राज्य, इस तरह से ये है। क्लियर है? तो ये कुछ अनुपात होंगे, अलग अलग के लिए अलग अलग अनुपात रखे गए हैं। और ये चूंकि स्वच्छता का जो क्षेत्र है, सैनिटाइजेशन और ये सारी चीजें मूलभूत रूप से राज्यों की ही जिम्मेदारी होती है, लेकिन केंद्र का चूंकि ये एक विशेष फ्लैगशिप प्रोग्राम है और आवश्यकता भी है इसकी, क्योंकि ये स्वास्थ्य क्षेत्र को भी काफी प्रभावित करता है। तो उद्देश्य क्या क्या है ये देख लेते हैं। 4 मूल उद्देश्य हैं। 3 उद्देश्य स्वच्छता से जुड़े हैं और 1 उद्देश्य ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। तो पहले 3 उद्देश्यों में पहला है सभी सांविधिक शहरों को कम से कम ODF+ बनाना।
तो जो ओडीएफ बन चुके हैं उन सभी को ओडीएफ प्लस बनाना। ओडीएफ प्लस का मतलब है ना केवल शौच से मुक्त हो चुके हैं बल्कि उसके साथ साथ कचरे का बेहतर प्रबंधन भी वहां पर हो रहा है और सस्टेनेबल तरीके से काम चल रहा है। सार्वजनिक शौचालय की संख्या वहां पर बेहतर है। दूसरा, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों को ओडीएफ प्लस प्लस बनाना और अधिक उन्नत स्तर पर स्वच्छता को लेकर जाने का काम ओडीएफ प्लस प्लस में किया जा रहा है। और व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं को लागू करना जिससे हर तरह के अपशिष्ट जल का सुरक्षित तरीके से शोधन हो सके और कोई भी जल स्रोत प्रदूषित ना हो। तो जल स्रोतों में जो हम गंदगी को छोड़ देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं मल, उसको रोकने का काम। अंत में ठोस कचरा प्रबंधन में कहा गया है कि सभी शहरों को कम से कम 3 स्टार गार्बेज मुक्त प्रमाणन हासिल हो। तो अलग अलग 1 स्टार 2, 3, 4, 5 इस तरह के अलग अलग रेटिंग्स के प्रमाणन हैं, उनमें से आपको 3 स्टार गार्बेज प्रमाण हासिल हो। सारे शहरों को यह भी उद्देश्य है। एक और कैटेगरी आती है वाटर प्लस। वाटर प्लस का मतलब है जहां पर जो मल शोधन का काम बेहतर तरीके से जिस क्षेत्र में किया जा रहा है वो वाटर प्लस के रूप में भी, जैसे इंदौर को हाल ही में वाटर प्लस शहर का दर्जा दिया गया था। क्या क्या किया जाएगा? 5 साल के दौरान स्वच्छता सेवाओं तक पूर्ण पहुंच का प्रयास किया जाएगा। 3.5 लाख के करीब शौचालय का निर्माण होगा। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में कचरा प्रबंधन अभी तक जो नहीं हो रहा था, और सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने पर ध्यान दिया जाएगा। तो सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो तो पूरी तरह से समाप्त होगा, और अन्य जितने भी प्रकार के प्लास्टिक है उनमें जो 50 माइक्रोन की जो हमारे यहाँ पर लिमिट थी उसको बढ़ाकर 1 जुलाई 2022 से 75 माइक्रोन और उसके बाद 100 माइक्रोन जो है करने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब जितनी ज्यादा मोटाई होती है उतना बेहतर होता है। अगर जितना पतला प्लास्टिक है उतना ही उसको रिसाइकिल करने में जोर आता है। ठीक है। प्रत्येक शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध रूप से कम किया जाएगा। फंक्शनल मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज, ठीक है, उनके माध्यम से कचरे का 100% स्रोत पृथक्करण। स्रोत पृथक्करण मतलब जहां से कचरा इकट्ठा किया जाता है वहीं से उसका पृथक्करण हो जाए। यह काफी जरूरी है क्योंकि कचरे को पृथक्करण करके प्लास्टिक कचरे का प्रयोग रिसाइकिल करने के लिए और जो हमारा जैविक कचरा है उसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के ईंधन या ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है जो कि आपके शहरों की वायु गुणवत्ता का आकलन करते हुए उनमें सुधार का काम कर रहा है। इसी के अंतर्गत जो एनसीएपी के अंतर्गत जो शहर हैं और 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं उनमें निर्माण और तोड़फोड़ मतलब कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, तो निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़ा जो कचरा है उसको भी प्रसंस्कृत किया जाए और मैकेनिकल स्वीपर्स के माध्यम से उन्हें साफ किया जाए, ऐसे प्रयास वहां पर किए जाएंगे। तो तोड़फोड़ की वजह से क्या होता है कि PM 2.5 और PM 10 जैसे कणों की सांद्रता बहुत ज्यादा बढ़ती है हवा के अंदर और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए काफी नुकसानदायक होते हैं। सभी पुरानी डंप साइट्स का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। डंप साइट्स मतलब जहां पर कचरे को ले जाकर इकट्ठा किया जाता है, उन साइट्स का पुनरुद्धार इसमें किया जाएगा और सभी संबंधित हितधारकों की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। कौशल क्षमता हो या संरचनात्मक क्षमता हो उसमें वृद्धि की जाएगी। बात करें अगर इसके पिछले वर्जन की तो 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा हुई। 2 अक्टूबर से औपचारिक रूप से शुरू हुआ। उद्देश्य थे खुले में शौच को उन्मूलन करना, साविधिक कस्बों में नगरपालिका ठोस कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन करना और लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना। ये 1.0 के लक्ष्य थे। क्या क्या प्राप्त किया हमने 70 लाख से ज्यादा शौचालय का निर्माण किया। गूगल मैप पर SBM शौचालय जो हैं उनको डिजिटली रूप से दिखाया है। शहरी भारत को 2019 में खुले से शौच मुक्त किया। 3300 से ज्यादा शहरों और 960 से अधिक शहरों को क्रमशः ODF प्लस और ODF प्लस प्लस का दर्जा दिया। ये सारी की सारी वो सब चीजें हैं जो कि हमने प्राप्त की है, अचीव की है। PDF इसकी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है। अपशिष्ट प्रबंधन 2014 में 18% से बढ़कर के 70% हो गया है। अब देखिए क्लास में आने का फायदा क्या होता है, ये चीजें आप अपनी बुक में भी पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लास में आने का सबसे बड़ा फायदा होता है आप ये सुनते हैं और जब हम चीजों को सुनते हैं और उसके बाद जब हम इसको रिवाइज करते हैं तो हमें याद आ जाता है कि हमने कहीं ये चीज पहले सुनी थी। ठीक है। क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों को आरती इसलिए याद है क्योंकि आपने पढ़ी है ना, इसलिए याद है क्योंकि आपने सुनी है। हर कोई आप में से ओम जय जगदीश हरे जानता होगा। कोई अगर मुस्लिम संप्रदाय का है तो वो कलमा पढ़ना जानता होगा। तो उसने सुन के चीजें सीखी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहीं पर किताबों में उनको पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ये हम सुन कर ही सीख जाते हैं। तो वही चीज है, जितना सुनोगे उतना बेहतर सीखोगे। 97% वार्डों में 100% डोर टू डोर कचरे का संग्रहण। तो लगातार सरकार ये काम भी कर रही है क्योंकि
कचरा फैल जाए और उसके बाद समेटे, उससे बेहतर है कचरे को फैलने ही ना दिया जाए, ये ज्यादा बेहतर है। इसलिए सरकार ने यहाँ पर निवेश किया गया है। 2 करोड़ से अधिक जन शिकायतों का समाधान स्वच्छता ऐप के जरिए, जहां कहीं भी शिकायत मिलती है उसका समाधान करने का कोशिश किया जाता है। और निरंतर अधिकारियों की क्षमता का भी निर्माण इसमें किया गया है। तो ये कदम स्वच्छ भारत मिशन शहरी 1.0 में किए गए और 2.0 के उद्देश्य हम बढ़ चुके हैं। यहां से प्रश्न आने की बहुत संभावनाएं इस बार के मेंस में आपको मिल सकती है। बात करते हैं राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो राजस्थान हाईकोर्ट में त्रिपुरा के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री अकील अबुल हामिद कुरैशी जी जो है उनको नए मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र जी उन्होंने इनको शपथ दिलाई। अक्सर राज्यपाल द्वारा ही इनको शपथ दिलाई जाती है, संवैधानिक प्रावधान यही है। जस्टिस कुरैशी ने अंग्रेजी भाषा में शपथ ली। जस्टिस कुरैशी राजस्थान उच्च न्यायालय के 38वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। कई जगह आपको 40 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन दरअसल 2 बार ऐसी स्थिति आई है जहां पर जो न्यायाधीश बने हैं वो कार्यकारी न्यायाधीश बने। उनमें से एक तो अंतिम जो है मोहम्मद हनीफ थे, जो आपके जस्ट हमारे जो 2 न्यायाधीश अभी रहे हैं उनसे पहले के इंद्रजीत मोहंती जी से और इनसे पहले के जो न्यायाधीश थे उनसे पहले उनको 2 बार ये पद दिया गया था। तो 38वें मुख्य न्यायाधीश हैं। कहीं पर 40 लिखा हुआ तो उसका मतलब है उन दोनों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। जस्टिस अकील कुरैशी व इंद्रजीत महंती ने एक दूसरे को जगह चेंज की है, मतलब इंद्रजीत महंती त्रिपुरा के मुख्य न्यायाधीश बने और वो त्रिपुरा से आकर के यहाँ के मुख्य न्यायाधीश बने। जस्टिस कुरैशी ने 1983 में अपना LLB किया। गुजरात हाईकोर्ट में वकील के तौर में प्रैक्टिस की। बाद में गुजरात हाईकोर्ट के वे जज भी बने और बॉम्बे हाईकोर्ट में भी जज रहे। उनको जाना जाता है एक विशेष मुद्दे के लिए। उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में जज रहते हुए अमित शाह जो कि वर्तमान गृह मंत्री हैं और गुजरात सरकार उनके खिलाफ फैसला सुनाया था और इसलिए वो चर्चा पे रहे थे। और उसके बाद उन्होंने अमित शाह को CBI हिरासत में भेजने का आदेश भी दिया था। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति ने संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति के आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो 5 नए न्यायाधीश हमको मिल चुके हैं और इनमें 3 वकील कोटे से हैं जबकि 2 न्यायिक अधिकारी हैं। इनके नाम मैंने दिए हैं फरजंद अली, सुदेश बंसल, अनूप कुमार और फिर उसके बाद में जस्टिस विनोद कुमार भरवाना और मदन गोपाल व्यास। ये राजस्थान उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश बने। अब हम बात करें टोटल की तो 50 टोटल है, 49 + 1 अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश और 49 अन्य न्यायाधीश। और इनमें से अवेलेबल है अभी हमारे पास कितने 27, 23 पद खाली हैं। तो 26 + 1 ये हमारे पास वर्तमान में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले RS प्रीलिम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं और मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रश्नों की बहुत ज़रूरत पड़ती है प्रैक्टिस के लिए और उसी लिए हम मंथ वाइज प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आप उपयोग कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन RS जंक्शन पे। तो आज ही वहाँ जाएं और इस कोर्स को ज्वाइन करके इसका लाभ लें। डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलते हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। RS के लिए PDF भी हम दे रहे हैं, जो मैं यहाँ पर क्लास में पढ़ाता हूँ उनको, और जो हमारे प्रश्न है उनको मिक्स में हम जो है PDF के रूप में भी अवेलेबल करवाते हैं। चलिए बात करते हैं युद्ध अभ्यास 2021 के बारे में। देखो इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है, तो कहीं आपको पूछा जाए कि युद्ध अभ्यास 2021 किसके बीच में आयोजित किया तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए अमेरिका के साथ है। बाकी जितने भी अभ्यास होते हैं उनके अपने अपने नाम होते हैं। उदाहरण के लिए मित्र शक्ति है तो वो श्रीलंका के साथ में, सूर्य किरण है तो वो नेपाल के साथ में, वरुण है तो वो फ्रांस के साथ में। ठीक है, लेकिन जब कभी आपको केवल एक नाम दिखाई दे युद्ध अभ्यास तो वो केवल अमेरिका के साथ है। तो भारत और अमेरिका के बीच में ये अभ्यास आयोजित होगा 15 से 29 अक्टूबर। कहां पर? संयुक्त बेस एल्मेडॉर्फ रिचर्डसन अलास्का। अलास्का जो है अमेरिका का ही एक हिस्सा है। उत्तरी अमेरिका के अंदर जो है आपके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, बिल्कुल उत्तर पश्चिमी टिप जो है वहां पर अलास्का क्षेत्र स्थित है, कनाडा के पश्चिमी दिशा में। अगर हम देखें नक्शा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर ये हमारा अमेरिका है, ठीक है, तो आपको पता होगा ये नीचे वाला एरिया ये मैक्सिको आ जाता है। यहाँ पर आपके कनाडा और जो अमेरिका है उसकी जो है सीमा आ जाती है। तो ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा क्या कहलाता है? इस हिस्से को हम कहते हैं अलास्का। तो यहाँ पर अलास्का स्थित है और इधर ही ये जो है एशिया के साथ भी जुड़ता है। फिर इधर ठीक है डावर नहीं, बेरिंग स्ट्रेट के माध्यम से ये यहाँ पर जुड़ता है। ठीक है, इधर रूस आ जाता है, यहाँ अलास्का है। तो अलास्का क्षेत्र में ये आयोजित किया जा रहा है। हाई एल्टीट्यूड एरिया है, हाई एल्टीट्यूड में ये अभ्यास आयोजित किया जाएगा।
17वां संस्करण होगा और दोनों देशों के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है। 2020 का संस्करण 2020 में आयोजित नहीं हो पाया था कोविड-19 की वजह से, इसलिए उसको 2021 में आपके राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया था। तो ये याद रखना, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 2020 का संस्करण आयोजित किया गया था, लेकिन फरवरी 2021 में हुआ था क्योंकि 2020 में इसको आयोजित नहीं कर पाए थे। अभ्यास दोनों देशों के बीच लगातार होता है। इस बार का अभ्यास ठंडी जलवायु वाली परिस्थिति में अभ्यास पर जोर देगा, क्योंकि भारत में जो सबसे हाई एल्टीट्यूड पर हमारा जो वॉर फील्ड स्थित है वो कहां पर है? सियाचिन में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं गति शक्ति मास्टर प्लान के बारे में। गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, सरकार ने बहुत सी छोटी छोटी योजनाएं अब तक लॉन्च की हैं और अब सरकार का प्रयास ये है, केंद्र सरकार का खास करके, कि इन योजनाओं को एक जगह पर लाया जाए, सबको एक करके, और फिर जो है ताकि कोऑर्डिनेशन बैठे हर एक विभाग के बीच में। ऐसा नहीं कि एक अलग रास्ते पे जा रहा है, एक अलग पे जा रहा है और विकास एक दूसरे को हिंडर कर रहा है। तो योजनाएं एक दूसरे की सपोर्टिव हों, ठीक है, सहयोगात्मक तरीके से वो काम करें। इसीलिए एक विशेष मोबिलिटी को बढ़ाने वाला राष्ट्रीय मास्टर प्लान सरकार ने घोषित किया है, जो अवसंरचना का विकास करेगा। 12 अक्टूबर को इसको लॉन्च किया। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म गति शक्ति नाम से लॉन्च होगा और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी विभाग जो है एक साथ मिलकर के काम करेंगे। लगभग 16 मंत्रालय यहाँ पर आने वाले हैं, जिनमें रेलवे हो गया, सड़क मार्ग मंत्रालय हो गया, जो कि आपका एविएशन मिनिस्ट्री हो गई, ये सारे मिलकर के इसमें काम करने वाले हैं। इनमें आपके भारतमाला, ठीक है, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क भूमि, बंदरगाह, ठीक है। अब देखो भारतमाला और सागरमाला में क्या अंतर है? सागरमाला आपके पोर्ट्स को डेवलप कर रही है, भारतमाला पोर्ट्स के जो इनर एरियाज हैं उनमें कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अंतर्देशीय जलमार्गों पर सरकार ने काम किया है, ठीक है, 11 के करीब अंतर्देशीय जलमार्ग डेवलप हो चुके हैं। जैसे कि वन ए हमारा जलमार्ग है गंगा नदी के सहारे कलकत्ता होते हुए उत्तर प्रदेश से, ठीक है। उड़ान योजना जो कि उड़े देश का आम नागरिक जैसी योजना है, इन सभी को एक साथ ला करके, और चाहे वो स्थल मार्ग हो, चाहे वो जल मार्ग हो, वो रेल मार्ग हो या सड़क मार्ग हो या वायु मार्ग, सभी मार्गों से जो कनेक्टिविटी है उसको एक दूसरे की पूरक बनाने का प्रयास इसमें किया जाएगा। मतलब ये नहीं कि उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है और वो अपने हिसाब से डेवलप कर रहे हैं, नहीं, उनको एक साथ इंटीग्रेटेड रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे कि कपड़ा उद्योग, फार्मास्यूटिकल उद्योग, रक्षा गलियारे, इलेक्ट्रॉनिक पार्क्स, औद्योगिक गलियारे, मत्स्य पालन, इन सभी को भी इसमें कवर किया जाएगा। कुल मिलाकर के उद्देश्य यह है कि कृषि क्षेत्र भी डेवलप हो, उसके साथ साथ हमारा विनिर्माण क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, इन सभी को बराबर तरीके से सरकार आगे बढ़ा सके, ये इसका मूल उद्देश्य है। परियोजना को BISAGN मतलब भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित इसरो इमेजरी के साथ में स्थानिक नियोजन उपकरण सहित विभिन्न प्रौद्योगिकियों का लाभ मिलेगा। इसको मैं समराइज करके अगर बताऊं तो इसका मतलब है कि जियोस्पेटियल योजना या फिर GIS जिसको बोलते हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके अंतर्गत पिक्चर्स को एक दूसरे पर अधिरोपित करके और एक 3D मॉडल तैयार किया जाता है। तो हमारी सुविधाओं को लेकर के ये इसरो इमेजरी काम करेगा कि कितनी प्रोग्रेस हम कर रहे हैं, वो दिखाएगा, दर्शाएगा हमको उपग्रहों और बाकी चीज़ों के माध्यम से कि हमारे काम किस तरह से आगे बढ़ रहा है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी किसे बोलते हैं? मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, एक स्थान पर रेल, ठीक है, सड़क, वायु आदि को जोड़ना। मतलब एक ही जगह से आपको रेलवे, जैसे कि आप देखते होंगे बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पर आजकल वहीं से आपको मेट्रो ट्रेन की सुविधा मिल जाती है, उसी के वहीं पर जो है एक टर्मिनल ऐसा होता है जहाँ पर आपको बसों की सुविधा उपलब्ध होती है। तो ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है कि आपको तीनों मार्गों के लिए, ऐसा नहीं कि रेलवे लाइन से बाहर, रेलवे स्टेशन से बाहर उतरे तो आपको एयरपोर्ट पे जाने के लिए बड़ी दूर जाना पड़े, नहीं, उसके लिए कनेक्टिविटी को, कि वहाँ से रेल आपको कनेक्ट कर रही है एयरपोर्ट को, इस तरह की व्यवस्था करने का प्रयास। तो निर्बाध कनेक्टिविटी के लिए ऐसा किया जा रहा है। 2024-25 के कुछ लक्ष्य हैं, इनको आप पढ़ लेना। अलग अलग तरह के लक्ष्य हैं, चाहे वो प्रसंस्करण से जुड़े हों, मोबाइल कनेक्टिविटी से जुड़े हों, तो ये आपको मिल जाएगा, आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। हर एक सेक्टर में सरकार ने अपने लक्ष्य तय किए हैं। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कुछ प्रश्न कि कब 2025-26 तक हम किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से लक्ष्य रख रहे हैं और वो किस तरह से काम करेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी। चलिए, वैज्ञानिकों ने एक और काम किया है तकनीकी क्षेत्र में। हमारा प्रश्न चेंज हो गया है। गैर विषाक्त सक्रिय कार्बन के लिए चाय और केले का प्रयोग।
सक्रिय कार्बन, एक्टिवेटेड चारकोल भी जब इसको कहते हैं। काम किस में काम आता है? एक्टिवेटेड कार्बन का काम होता है जल की शुद्धिकरण में, मूलभूत रूप से। एक एक्टिवेटेड चारकोल का टुकड़ा लीजिए, पानी में डाल दीजिए, सभी अशुद्धियां खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो पर प्रॉब्लम क्या होती है जब इसको बनाया जाता है एक्टिवेटेड चारकोल को, तो कई बार क्या होता है, सब्सटेंसेस की वजह से ये विषाक्त हो जाता है। अब आप पानी को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी विषाक्त चारकोल से, तो पानी पीने योग्य थोड़े रहेगा। हमारा उद्देश्य तो चीजों को साफ करने का है ना, वो भी खाद्य चीजों को। तो ऐसे में जो चीज हम उपयोग कर रहे हैं चारकोल के रूप में या एक्टिवेटेड कार्बन के रूप में, वो भी साफ होनी चाहिए, उसमें विषाक्तता नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए इसके लिए क्या किया जा रहा है, प्राकृतिक रूप से जो चाय और केले का कचरा है उसका इस्तेमाल करके और इन्हें तैयार किया जा रहा है, ताकि प्रदूषण नियंत्रण, जल शोधन, खाद्य एवं पेय प्रसंस्करण और गंध हटाने जैसे प्रयोजनों में उसका प्रयोग किया जा सके। चाय की संरचना उच्च गुणवत्ता वाले सक्रिय कार्बन में परिवर्तन के लिए लाभदायक है। तो सक्रिय कार्बन को ये विषाक्त से गैर विषाक्त बनाती है। चाय के उपयोग का कारण यह है कि इसमें कार्बन के कण संयुग्म होते हैं और उनमें पॉलीफेनोल्स बॉन्ड होता है, और ये पॉलीफेनोल बॉन्ड ही वो मजबूत कड़ी है जो कि इन्हें गैर विषाक्त बनाने का काम करती है। हालांकि सक्रिय कार्बन के परिवर्तन में महत्वपूर्ण एसिड और आधार संरचना का उपयोग होता है और इसीलिए ये विषाक्त हो जाता है। तो आप एसिड्स का प्रयोग करते हैं, इसी वजह से क्या होता है कि एक्टिवेटेड चारकोल विषाक्त होने की संभावनाएं रहती है। और इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, हमारा एक संस्थान है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सक्रिय कार्बन तैयार करने के लिए वैकल्पिक रूप में केले के पौधे का अर्क निकाला है, जिसको बोलते हैं खार। तो केले के पौधे का जो अर्क है उसमें होते हैं आपके ऑक्सीजन के साथ पोटेशियम यौगिक, और ये चाय के कचरे से कार्बन को तैयार करते हैं। तो हमने देखा कि चाय के कचरे में तो है कार्बन, ठीक है, और जो केला का अर्क है उसमें है सोडियम और पोटेशियम यौगिक। ये क्या करते हैं, इस कार्बन को निकालते हैं और इसको एक्टिवेटेड कार्बन का रूप देते हैं। और इसीलिए ये उपयोगी है क्योंकि पूरी तरह से आपने बिना किसी तरीके के यौगिकों का या रसायनों का प्रयोग किए इसका निर्माण किया है, तो ये विषाक्त नहीं होता है। तो इस प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले केले के पौधे का अर्क पारंपरिक तरीकों से तैयार किया जाता है। इसके लिए जले हुए सूखे केले के छिलके की राख जो है उसको उपयोग किया जाता है, एक क्षारीय तत्व है ये। इसके लिए सबसे पसंदीदा केला कौन सा है, असमी भाषा में भीमकोल। भीमकोल जो केला है उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ये असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाया भी जाता है, और निश्चित रूप से इससे अगर ये हम एक्टिवेटेड चारकोल तैयार कर पाएंगे तो वहाँ के किसान जो कि केले की खेती करते हैं उनको भी लाभ होगा और हमारे इंडस्ट्री को भी गैर विषाक्त एक्टिवेटेड कार्बन मिल पाएगा। तो ये तकनीक थी, खासकर उद्देश्य ये था कि एक्टिवेटेड कार्बन क्या होता है ये मैं आपको बता सकूं। तो यहाँ पर हमारी कक्षा समाप्त होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बने रहे इसी तरह। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।